तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बता स्टार्ट करने वाले सॉल्युबिलिटी, मतलब ये सॉल्युबिलिटी आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। किसका? सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप पहले उसको देखिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है अब उसको यहाँ पे देख पढ़ लेता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, रिफर्स टू एज अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। मान लो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, किसी भी सॉलिड है आपके पास, मान लो कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, कोई भी आपका कोई सॉलिड बोलते, इसको सॉल्यूट ही बोलोगे ना जब ये किसी चीज़ में घुलेगा तो, या गैसियस केमिकल सब्सटेंस है आपके पास, तो इसको घोलने या डिसॉल्व करने का जो कैपेसिटी होता है या एबिलिटी होती है, जो किस एक्सटरी से वो मिलेगा किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में, मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मिलाने का जो एबिलिटी है होता है किसी भी सॉल्वेंट में, क्या बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सपोज आपके पास कोई ठीक है, कोई बीकर है, बीकर में क्या ले लो आप, कोई सॉल्वेंट ले लो, सॉल्वेंट में मान लो वाटर ले लो आप, ठीक है, या कोई अदर सॉल्वेंट ले लो। ठीक है, तो इसमें आप यदि मान लो सॉलिड मिला रहे हो या लिक्विड मिला रहे हो या गैस मिला रहे हो, तो ये किस एक्शन से, किस एबिलिटी के साथ ये इसमें डिसॉल्व होगा, किस एबिलिटी के साथ होगा। ठीक है, इसी को बोलना है सॉल्युबिलिटी। अब ये बहुत सारी चीज़ों पे मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, कि सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का नेचर क्या होना चाहिए, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो क्या यदि आप सॉल्यूट को लिक्विड में मिलाओगे तो जल्दी से घुल जाएगा या नहीं घुलेगा, यदि गैस को मिलाओगे और गैस, तो इसका ही इफेक्ट बाकी के साथ क्या सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं इसके। तो ये जो पर्टिकुलर जो फिनोमिनन है, ठीक है, फिनोमिना, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसका जो प्रोसेस है कैसे वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये हो रहा है तो किस एबिलिटी के साथ होगा। ठीक है ना, यही चीज़ होता है आपका सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पर करता है, पढ़ते हैं उसी को, चलो। हाँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस फंडामेंटली डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट यूज्ड। आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हो इस पर भी डिपेंड करता है कि उसको घुलेगा या नहीं घुलेगा। ठीक है ना, एज वेल एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का भी इसमें इफेक्ट होता है, किसमें, सॉल्युबिलिटी में। क्या इफेक्ट होता है, आप वन बाई वन देखते जाते। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब उसमें कितना डिसॉल्व है, जो कितना डिसॉल्व है, मतलब आपके पास कोई सॉल्वेंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है, और कोई सॉल्यूट इसमें घोल रहे हो आप लोग, NaCl, जैसे इसमें मान लो NaCl है, आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये कितने अमाउंट में घुला हुआ है, मतलब कितने अमाउंट में है, तो उसके हिसाब से इसको मतलब डिफाइन किया गया। ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन में एक टाइप ऑफ सोल्यूशन अलग है, याद रखना, जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था, पार्ट 1 में बनाया था, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन होते हैं इसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस करके, फिर उसमें भी 3 3 में डिवाइड किया था। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ तभी आएगा जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन पर। अब यहाँ फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको कितने अमाउंट में है ये प्रेजेंट, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब ही समझ रहे हो कि आप लोग, वो सैचुरेट नहीं है, इसका मतलब उसको ज़रूरत है सॉल्यूट की। तो सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपके पास NaCl का सोल्यूशन आप इसमें मिला रहे हो, कैसे मिला रहे हो, जब ये अनसैचुरेटेड है तभी तो मिला रहे हो जी। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है मतलब इसमें कुछ मिला ही नहीं है, तो आप इसमें जब NaCl को मिलाओगे तो आसानी से नहीं घुलेगा। ठीक है, इसी को क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसी में क्या होगा देखो, यदि आप NaCl मिला रहे हो, इवन टेम्परेचर आप दे रहे हो उसको। ठीक है, इवन इसको टेम्परेचर दे रहे हो, तो टेम्परेचर देने के बाद भी क्या होगा ना, अब ये कुछ पार्टिकल ना आपको मिलेगा इसमें, जैसे कि ये वाटर है। ठीक है, और इसमें क्या होगा ना, आपको इसमें कुछ पार्टिकल मिलेंगे इस टाइप के। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी एज ए सस्पेंशन फॉर्म में। ठीक है, तब इसका मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट यहाँ पे रखा हुआ है ना, इस सॉल्वेंट का जो कैपेसिटी होता है वो खत्म हो जाता है उस समय। ठीक है, और मतलब उसको घुलने का बोल सकते हो या डिसॉल्व करने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, तो उसी को क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे। ठीक है ना, अब यदि मान लो टेम्परेचर आप दे रहे हो इसके बाद भी, और रुको बताता हूँ नीचे पर। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, अभी जो आपको मैंने समझाया। ठीक है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब फर्दर आप उसको डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी टेम्परेचर के बाद भी आप उसको नहीं घुल पा रहे हो तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक और होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड के बाद का जब आप उसमें मिला रहे हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सॉल्यूट देन वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेट करने के बाद भी आप उसमें मिला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा,
मतलब मान लो यदि प्रेशर या कुछ आप करके उसको मिला रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चला जाएगा। एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर को ऑराइज कर दो जितना भी हो, ठीक है। तो ये, और इसका बात पे समझो यार, ठीक है, और कुछ नहीं, और ज़्यादा अमाउंट अपने आप में घोल दे रहा है वो। तो अब सॉल्युबिलिटी का एक फार्मूला है, नोट करके यहाँ पे लिख दिया होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। यदि सॉल्युबिलिटी परसेंटेज निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है, जो इतने सारे बता रहा हूँ, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है, जितना भी डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक्चुअली में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, कि अब सॉलिड यहाँ पे क्या हो रहा है, एज ए सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए पहला वीडियो देखो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखो इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, जो सॉलिड बोला होगा किसमें, लिक्विड में बोला होगा, तो इसके कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन सा चीज़ फैक्टर्स होता है इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग होगा, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, यदि सॉल्युबिलिटी को कम करना है या ज़्यादा करना है तो, ठीक है। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक NaCl एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। मतलब यदि आपको, यदि मान लो चलो वाटर है आपके पास, इसी में यदि वाटर में किसी चीज़ को घोलना है, तो जब जो आप इसमें मिला रहे हो या जो इसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो भी क्या होना चाहिए ना, एक पोलर सॉल्यूट होना चाहिए। पोलर सॉल्यूट मतलब पोलैरिटी जनरेट करना चाहिए, मतलब आयनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। Na+Cl- में होगा, तो आप जब इसको मिलाओगे ना, तो इसमें घुल जाएगा आसानी से पानी में, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, इसमें दोनों पोलर पोलर है, ठीक, इसलिए घुल रहा है। शुगर को भी करोगे तो शुगर भी घुल जाएगा। कुछ और सब्सटेंस लेते हो, कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट हो गया, या कोई भी अलग चीज़ ले रहे हो, तो वो भी इसमें घुलेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या सेम है, पोलर है तो पोलर, ठीक है। तो ये इसमें घुलेगा। लेकिन आप इसी को यदि मान लो किसी हेक्सेन या नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोल रहे हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट ही होता है हेक्सेन, इसमें आप इसको मिला रहे हो, तो ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है, इसलिए इस बात को यहाँ पे बोलता है कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं और क्या बोल रहा है इसमें, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जो नॉन पोलर होगा नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। जैसे कि आपको ग्रीस हो गया, मान लो कपड़े में ग्रीस लगता है कि नहीं, कपड़े मेरे, चलो हिंदी में आ गया तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। कपड़ा में जो ग्रीस लगा होता है, ग्रीस को हटाने के लिए कभी भी देखो पानी में नहीं जाता, कभी भी ओके देखना एक बार, तो वहाँ पर ना चिपका रह जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो उस पानी में क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट है, इसलिए वो उसको धो नहीं पा रहा है एक्चुअली में, या उसको उस मैल को नहीं निकाल पा रहा है। ग्रीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ बोलना सर निकल जाता है करके, ऐसा नहीं, बस सिर्फ ग्रीस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़, तो इस ग्रीस को घोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट से आप इसको स्क्रैच करना पड़ेगा, इससे थोड़ा धोना पड़ेगा उसको, ठीक है। पूरा कपड़े को नहीं धोने बोल रहा हूँ, जहाँ पे धब्बा रहेगा ना उस पोजीशन पे आपको लगाना पड़ेगा, कोई भी, चाहे पेट्रोल लगा लो, चाहे हेक्सेन लगा लो आप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो ये डिसॉल्व कर देगा उसको, उसको बाहर कर देगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को ही डिसॉल्व करेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट वही डिसॉल्व होगा, याद रखना एक चीज़ को। तो यहाँ नेप्थलीन है, नेप्थलीन मतलब आपका जो डामर गोली वाइट कलर का होता है ना घर में, उसी की बात कर रहा है। इसको यदि घोलना होगा आपको, आप बेंजीन का यूज़ करो, ना कि वाटर का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वाटर तो डिफरेंट हो गया पोलर, और ये क्या होगा, ये नॉन नेप्थलीन है, नेप्थलीन नॉन पोलर सॉल्यूट में आता है कभी भी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो लाइक डिसॉल्व, लाइक जैसा उसका बेस होगा ना, वो वैसे ही उस मतलब जैसा वो होगा वैसे ही कोई डिसॉल्व करेगा, यदि पोलर होगा तो पोलर को, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर को, हाँ, ये चीज़ होता है इसका मतलब। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, उसको बता देता हूँ, जैसे कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। डिसोल्यूशन क्या होगा आपका, व्हेन द सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। कुछ नहीं होता, आप लोग जानते हो उसको, ठीक है। जैसे आप जैसे ये वाटर है ना, जैसे तो इसमें अभी तक क्या मिलाते आ रहे हो, मान लो NaCl हो या शुगर हो, अब जब इसको मिलाओगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं, NaCl का, मिलाते जाओ इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये जो प्रोसेस है ना इसी को बोल रहे हैं डिसोल्यूशन, और कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब कुछ क्या हो रहा है, जैसे कि सम सॉलिड पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन कोलाइड विद द solute particle and get separated out of the solution and this process is known as crystallization। अब क्या होता है देखो, इसमें ना कुछ सॉल्वेंट इफेक्ट दिखाना पड़ता है आपको। जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया आपका, ठीक है, क्लोरोफॉर्म।
इसमें कोई सॉल्यूट घुला हुआ है मान लो, मतलब कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, इसमें डिसॉल्व है, कंप्लीट डिसॉल्व, आपको दिखेगा नहीं वो, ठीक है। तो इसको मिनिमम अमाउंट पे खोल लो। अब जब इसमें आप नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे ना, जैसे कि हेक्सेन हो गया या फिर एक्सेस अमाउंट में डालना पड़ता है इसको। देखो ये दोनों घुला हुआ है, ये दोनों क्या है, घुला हुआ है। अब हेक्सेन को जब इसमें डालोगे तो इसमें इसके अंदर का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, हेक्सेन हेक्सेन हो जाएगा पूरा, मतलब हेक्सेन का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। तब इसके अंदर जो ये कंपाउंड घुला है ना, इसको थ्रो आउट कर देगा, इसको क्या करेगा, थ्रो आउट कर देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मतलब ये प्यूरिफाई करने का मेथड है किसी भी चीज़ को। आपके पास कोई इम्प्योर कंपाउंड है ना, तो आप उसको प्योर कर सकते हो सम एक्सटेंट तक, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ 100% तक होगा वो, लेकिन सम एक्सटेंट तक आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो एक आता है फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है ना, पहले तो नेचर पे इफेक्ट हो गया, उसके बाद सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पे इफेक्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ द डिसोल्यूशन, आप समझ गए हो गया आपका डिसोल्यूशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट को जब आप मिला रहे हो वो प्रोसेस, ठीक है। तो इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यदि एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक का मतलब यह है कि आपको सिस्टम को एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसकी जो डेल्टा सॉल्युबिलिटी होगी ये ग्रेटर देन 0 होगा, डिसॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द राइज इन द टेम्परेचर। तब इस केस में क्या होगा, जैसे कि आपके पास कोई बीकर है और इसमें कोई भी सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसमें किसी सॉल्यूट को मिलाओगे, ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेफिनेटली आप इसको टेम्परेचर दो देना पड़ेगा ना, टेम्परेचर दोगे तभी तो उसको डिसॉल्व करेगा, नहीं तो कैसे होगा एंडोथर्मिक में। तो जब आप इसको टेम्परेचर राइज करोगे इसका, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। मतलब टेम्परेचर इफेक्ट, इफेक्ट टेम्परेचर हो रहा है ना, टेम्परेचर का भी इफेक्ट, इस सॉल्यूट को घोलने के लिए टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, यही चीज़ बोल रहा है। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब ऑलरेडी उसमें एनर्जी निकल रहा है, इस सिस्टम से मान लो ऑलरेडी एनर्जी निकल रहा है जब इसको मिला रहे हो तो, ठीक है। जब दोबारा उसको ज़बरदस्ती एनर्जी दोगे आप या हीट करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज कर देगा उसको, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगा, यही चीज़ बोला इसमें। इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एंथैल्पी इज लेस देन 0, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को, मतलब यदि कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी निकल रहा है उसमें, तो आप उसको एनर्जी ना दे, यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यदि आपको उसको डिसॉल्व करना है, तो जैसे कि चूना को आप मिलाते हैं ना, चूना जो पाउडर रहता है उसको पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, बुलबुला हीट निकलने लगता है, तो एक्सोथर्मिक है। तो जब आप उसको हीट करते हो क्या वापस से घोलने के लिए, नहीं करते हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो, देखो इसी चीज़ को बता रहा था मैं आप लोगों को। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा इसका विद राइज इन द टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को राइज करोगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है, टेम्परेचर की बात कर लिए यहाँ पे, ठीक है। एक्सोथर्मिक होगा तो अलग, एंडोथर्मिक होगा तो अलग, वो डिफरेंट मैटर हो गया आपका। अब क्या होगा इसमें, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर डज नॉट है, अभी तक कौन सा एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग, सॉलिड इन लिक्विड, ये वाला देख रहे थे ना। जब लिक्विड, मतलब जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है इसकी सॉल्युबिलिटी के, और कौन कौन से फैक्टर उसके इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो सॉलिड है, इसको आप कैसे करोगे, इसका फेस चेंज होगा क्या सॉलिड का, अब गैस को प्रेशराइज करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को फिर प्रेशर दोगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी सॉलिड है, अब उसको कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा चेंज, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है इसमें प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। एज दिस एज हाईली इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल, ठीक है, हाईली इनकम्प्रेसिबल, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए टेम्परेचर, प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसमें, किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में। तो याद रखना इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, आपका एमसीक्यू में ये इसको पूछा जा सकता है, या तो फिर जो असर्शन रीजन आते हैं ना कुछ क्वेश्चन आपको 12th में, तो उसमें भी इसको पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसको। अब उसके बाद क्या होगा आपका, इफेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गैस इन लिक्विड। यदि मान लो आप गैस को आप लिक्विड में आप घोल रहे हो, लिक्विड में घोल रहे हो, ठीक है, या डिसॉल्व कर रहे हो, इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, किसका किसका इफेक्ट पड़ता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, तो प्रेशर का, गैस है मतलब प्रेशर तो डेफिनेटली आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इसमें सबसे बेस्ट मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका हेनरीज लॉ। एग्जाम में जाओगे कभी भी, कोई भी एग्जाम देने के लिए, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ये चलो हेनरीज लॉ स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है।
क्या पूछता है, व्हाट इज हेनरीज लॉ, एक्सप्लेन विथ इट्स सुटेबल एग्जांपल, यही पूछेगा आपको। तो जितने नंबर में जितना पूछा गया उतना ही पूछना, मान लो 3 नंबर का या 5 नंबर का, जितने भी नंबर का होता हो तो उसके हिसाब से ही बताना आप लोग इसको, ठीक है। ये नहीं कि आप ज़्यादा लिख दोगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो थोड़ा प्रिसाइज रहना, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट लिखना हमेशा, जो पूछा जाए उसी को लिखो। कुछ कुछ केस में हालांकि एक्सप्लेन करना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो द हेनरीज लॉ क्या होगा यहाँ पे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, जो गैस का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये हेनरी साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था, ठीक है। यदि कोई भी गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से, मतलब जितना अमाउंट उसमें होगा। मान लो मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता चुका है, तो आप फर्स्ट पार्ट पे जाके देख सकते हैं इसको सबसे पहले, तभी आप इसको समझोगे कि बोलना क्या चाह रही है। तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एक्स होगा, ठीक है। ये इसके प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, के एच एक कांस्टेंट डाला यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट ये लिखा हुआ है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हेनरी कांस्टेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है भाई, याद रखना, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू हो तो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो हेनरीज लॉ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हायर द वैल्यू ऑफ के एच, ठीक है, यदि इसका के एच ज़्यादा होगा एट किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, तो लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो लोअर हो जाएगी, याद रखना, यदि यहाँ पे के एच ज़्यादा होगा तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। भले ये आपको 2 नंबर में पूछ देगा आप लोगों को, लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा नंबर में पूछ देता है इसमें, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमेशा याद रखना, तीन तीन एप्लीकेशन है इसके और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या होगा, टू मिनिमाइज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, ठीक है, एंड द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो यदि आपको सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है या किसी भी मतलब ये जो सॉल्युबिलिटी हो गया इसको इंक्रीज करना है, मतलब यदि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तब क्या करोगे आप लोग, क्योंकि नॉर्मल ऐसे गैस को ऐसे डालोगे तो ना लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा जी, ठीक है। तो उसके लिए अलग से सेटअप लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो एक होता है प्रेशर ट्यूब, अब एक होता है क्या है प्रेशर ट्यूब, इस टाइप का रहेगा ये, अलग से प्रेशर जो कम्प्लीटली सील्ड होता है, खाली गैस जाने का रास्ता होता है यहाँ से, यहाँ पर आप लिक्विड जिसमें भी घोलना होगा सब उसको ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब प्रेशराइज करके क्या करोगे आप लोग ना, इसको प्रेशर मतलब इस गैस को डालोगे, तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ना तो ये जो पार्टिकल्स है, जो गैस के पार्टिकल एज ए सोल्यूट जिसको बोल रहे हो हम लोग, वो पानी में या फिर जिस भी सॉल्वेंट में आपको डिसॉल्व करना है उसमें सॉल्युबल होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा, इसी जिसको बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो इसीलिए हो रहा है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ है इसको, तो मतलब इसका क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे आपका हेनरीज लॉ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसको याद रखना। तो सॉफ्ट ड्रिंक में किसी भी गैस को मिलाने के लिए, ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड को गैस में मिलाने के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, तो गैस को लिक्विड में मिलाने के लिए आपको प्रेशर हाई करना पड़ेगा। तो ये किसके बेस पे एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ के मतलब एग्जाम्पल में आता है ये। जितना भी सोडा वाटर बनते हैं, सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सब चीज़ों को इसे ही बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट अकम्पेइंग द डिकम्प्रेशन ऑफ द डीप सी ड्राइवर ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद द लेस सॉल्युबल हीलियम। और देखो क्या बोल रहे हैं, मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। जो गोताखोर होता है ना, जो समुद्र में जाता है कभी भी, गोताखोर सी ड्राइवर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता है, सब लोगों को पता होगा, सब लोगों ने डिस्कवरी में देखा होगा, ठीक है। तो लेके जाते हैं उन लोगों ने, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल भी देखा होगा कई लोग। तो उसमें ऑक्सीजन तो होता है, ये तो डेफिनेटली आपको पता है ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये समझो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, जिसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे ये डिसॉल्व हो जाता है किसी भी चीज़ों में। तो जब ये ऑक्सीजन ही मात्र यदि लेके जाएगा उस कंटेनर में समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर में जैसे वो डीप सी में जाने लगेगा, ठीक है, या अंदर गहराई में जाने लगेगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर तो बढ़ता है ना अंदर में। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ये तो ऑक्सीजन उसके ब्लड में घुल जाएगा यार, ठीक है ना। तो या उसके बॉडी में भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो चाहिए ही होता है उसको, नो डाउट, ऑलरेडी बॉडी में तो नहीं होता ना वो, आप ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हो इसलिए सिलेंडर ले जा रहे हो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है और अंदर से ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, तो बहुत सारे गैसेस होते हैं ना उसमें, तो वो गैस क्या करेगा, ब्लड में घुल जाएगा फिर। और जैसे वो ब्लड में घुला तो आपके पास ऑक्सीजन रहेगा क्या वहाँ पे, नहीं रहेगा, तो वो उसका दम घुटने लगेगा फिर वहाँ पे। तो उसका दम घुटने लगेगा, तो दम घुटने लगेगा ना, वो वहीं पे गया फिर, याद रखना, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, कभी भी इस ऑक्सीजन के साथ में ना हीलियम मिला देते हैं,
हीलियम, ये लिखा होगा देखो, हीलियम जितना परसेंटेज में ये लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को नहीं घुलता, सब किसी को नहीं घुलेगा भाई। हीलियम कहाँ पे जाता है आपका, 18 ग्रुप में आता है, 18 ग्रुप में आता है ना, जो इनर्ट गैस होता है 18 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये इनर्ट होता है आपका, और एक नाइट्रोजन भी इनर्ट होता है, पता है आप लोगों को। इनर्ट में किसको चुना जाता है कभी भी, क्योंकि आपको जो कुरकुरे के इसमें सब में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन ही तो भरते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि सस्ता पड़ता है थोड़ा, इसीलिए। तो नाइट्रोजन ये सब क्या होता है, इनर्ट होते हैं, जो ऑक्सीजन को नहीं घुलने देगा, ये चीज़ है। तो अब कंफ्यूजन समझिए आप लोग कि क्यों इसको किया जाता है कभी भी, क्यों घुला जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन को बचा के रखे, मतलब घुलने से बचाने से रखता है वो। तो नॉर्मली वो सेफली वो ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब यदि मान लो डीप सी में जा रहे हो तो भी यही हाल है, हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो भी वही हाल होगा, ठीक है। मतलब ऊपर की ओर जा रहे हो ना आप लोग, यदि पहाड़ में चल रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो उसमें भी यही हाल होगा, आपका ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा वहाँ पे। तो एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल में जितना ऑक्सीजन होगा ऊपर में उतना ही कम होगा भाई। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो दिस लीड टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको चक्कर आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लाइंबर विच कॉज द एनोक्सिया, तो यदि ऑक्सीजन की कमी से वो जो कुछ चक्कर आता है, बीमारी जिसको बोल सकता हूँ, उसको बोलते हैं एनोक्सिया, ठीक है। ये होता है इसका प्रेशर का इफेक्ट हो गया। अब टेम्परेचर का इफेक्ट में ना आपको राउट्स लॉ देखने मिलेगा फिर यहाँ पे। तो राउट्स लॉ, हेनरीज लॉ 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस राउट्स लॉ को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ओके। ये तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग फिर उसको देखते नहीं हो, ठीक है। जब शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है आप लोगों को। ये वीडियो लंबा है करके छोड़ देते हो आप लोग या स्किप कर देते हो, तो ये नहीं होगा इसमें यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों का। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को मैं थोड़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ही आपका आएगा राउट्स लॉ, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यदि इसमें से समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसका नोट्स यदि आपको चाहिए होगा तो मेरा कनक केमिस्ट्री क्लासेस का एक व्हाट्सएप लिंक भी है, ठीक है, और इसका टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी सीख सके कुछ, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।